जय हिंद दोस्तों। डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल विधि हम पढ़ रहे थे। डीसी मोटर में जो स्पीड कंट्रोल विधि होती है वो विधि आज हम पढ़ने वाले हैं, सीरीज समांतर स्पीड कंट्रोल विधि। तो श्रेणी मोटर की हम कौन सी विधि पढ़ेंगे? सीरीज समांतर स्पीड कंट्रोल विधि। तो इस विधि में हम कैसे इसका कनेक्शन करते हैं और इसकी विधि को प्रचालन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमको क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, यह जानना हमको ज़रूरी होता है। तो यहाँ पास हम मोटर को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने की जो विधि है तो यहाँ पास सीरीज पैरेलल स्पीड कंट्रोल विधि है। तो इस विधि को हम समझते हैं और इसको पूरा क्रिया विधि द्वारा इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो कौन सी हमारी यहाँ पास विधि है, पहले उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पास जो हमारी विधि होने वाली है वो स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल की सीरीज पैरेलल स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर की जो है तो यहाँ पास सीरीज पैरेलल स्पीड कंट्रोल विधि हम पढ़ने वाले हैं। कौन सी मोटर की? श्रेणी मोटर की स्पीड कंट्रोल विधि हम पढ़ेंगे। उसमें भी कौन सी विधि? श्रेणी और पैरेलल, श्रेणी पैरेलल स्पीड कंट्रोल विधि हम पढ़ेंगे सीरीज मोटर की। तो सीरीज मोटर में यह विधि हम क्यों यूज करते हैं, इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं और इससे क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से करते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पास डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इस विधि का, जैसे इससे पहले मैंने बहुत सारी विधि को देख लिया था। फील्ड कंट्रोल विधि, आर्मेचर कंट्रोल विधि रिहोस्टेट द्वारा हमने किया था, वोल्टेज के द्वारा किया था। बहुत सारी विधि हमने इससे पहले के क्लास में देख लिया था। अब जो यह विधि है, बार्ड लियोनार्ड विधि भी देख लिया था इससे पहले। यह जो विधि है तो इस विधि में ऐसा क्या खास है कि इसका यूज हम इन प्रमुख स्थान पर करते हैं। तो इसका हम उपयोग करते हैं जो, तो आपका जो रेलवे है, रेलवे में जो ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन को बोले तो कर्षण। तो कर्षण में जो लोकोमोटिव इंजन को खींचने के लिए, लोकोमोटिव को खींचने के लिए क्या करते हैं? इस विधि का यूज करते हैं। खींचने में यदि उसको कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, तो फिर हम इस विधि का यूज करेंगे। तो इस विधि में हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पास हम देखते हैं, एक तो कंडीशन होगी जो हम सीरीज में कनेक्शन करके करेंगे कंट्रोल, और दूसरी कंडीशन होगी जब हम समांतर में कनेक्शन करके उसको करेंगे कंट्रोल। तो इन दोनों में उसका जो रिजल्ट है तो वो अलग अलग आएगा। उसकी किसी की तो स्पीड कंट्रोल कम हो जाएगी और किसी का तो टार्क कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो वो समांतर में होता है कि श्रेणी में होता है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पास एक हम समांतर संयोजन का, पहले हम सीरीज का देखते हैं। इधर साइड हम बना लेते हैं, एक साइड हम सीरीज का, सीरीज, और दूसरे साइड हम बना लेते हैं समांतर का, पैरेलल को बना लेते हैं। तो हम सीरीज को क्या करते हैं, यहाँ पास हम मोटर को बनाते हैं। तो सीरीज मोटर को बनाने के लिए हमको श्रेणी क्रम में हमने बाइंडिंग को लगा दिया और यहाँ पास आर्मेचर को लगा दिया। एक मोटर हो गई और यहाँ पास ये दूसरी मोटर हो गई जो हमने सीरीज में ही इसको भी संयोजित किया है, और ये हो गई हमारी तीसरी मोटर हो गई। इसको हम इस प्रकार से बना लिए। अब यहाँ पास और हमने मोटर ले लिया, यहाँ पास हमने और मोटर ले लिया। इस मोटर को हम क्या करेंगे, इस मोटर को हम समांतर में लगाएंगे। समांतर में लगाने के लिए हमने क्या किया, इसको आर्मेचर को ले लिया और इसके भी क्या किया, आर्मेचर को ले लिया।
और इसके भी आर्मेचर को मैंने ले लिया। आप जानते हैं कि समांतर जो मोटर होती है, शंट मोटर जो होती है, तो समांतर में प्रचालित करने के लिए उसको हम सप्लाई कैसे देते हैं, समांतर में देते हैं। श्रेणी में प्रचालित करने के लिए उसको हम सप्लाई कैसे देते हैं, श्रेणी में देते हैं। तो सबसे पहले जो हम श्रेणी में इसको सप्लाई दे रहे हैं तो उस सप्लाई को हम देखते हैं। तो यहाँ पास इसको हम यहाँ पास दिए और इस टर्मिनल को हमने यहाँ पास इस टर्मिनल से दे दिए। अब ये हमारी जो कनेक्शन हो गई वो कैसी है, यह श्रेणी मोटर की है। अब यहाँ पास हम समांतर में देने के लिए इन मोटरों को हम समांतर में जोड़ देंगे। तो समांतर में यह मोटर हमारी जुड़ गई। यहाँ से हम इसको वोल्टेज अप्लाई करा देंगे। अब यह मोटर को प्रचालित करने के लिए इसकी शर्तें क्या हैं, इसमें क्या ज़रूरी है कि यह शर्तें को पूरा करे। तो इसमें यह ज़रूरी होता है कि ये जो मोटर है, हमारी जो मोटरें हैं वह आइडेंटिकल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। कहें तो सेम एचपी की होनी चाहिए, उसकी संरचना, उसकी बनावट एक समान होनी चाहिए, तब जाके यह शर्त को फॉलो करेगी और यह ऑपरेशन उसमें लागू होगा। तो मोटर की क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो इसमें भी एक समान मोटर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि यह मोटर यांत्रिक रूप से कपल्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, यह मोटर यांत्रिक रूप से कपल्ड होती है। यह मोटर यांत्रिक रूप से क्या होती है, कपल्ड होती है। इस प्रकार से यह मोटर यांत्रिक रूप से कपल्ड होती है। तो मैंने यहाँ पास यांत्रिक रूप से क्या कर दिया, कपल्ड कर दिया, इन मोटरों को कपल्ड कर दिया। और इसकी यह यांत्रिक रूप से कपल्ड होती है, लेकिन विद्युतीय रूप से, इलेक्ट्रिकल रूप से यह श्रेणी में या तो समांतर में यह कैसी होगी, कनेक्टिंग होगी, कनेक्शन होगा इसका। अब श्रेणी में इसको समांतर में करने के लिए कनेक्शन हमको अलग फ़ायदे मिलते हैं और श्रेणी में करने से हमको अलग फ़ायदे मिलते हैं। तो हमको यहाँ पास किस प्रकार से फ़ायदे मिलते हैं, उन फ़ायदे के बारे में हम देखते हैं। यदि हम समांतर में कनेक्शन करते हैं तो समांतर में कनेक्शन करने पर हमको क्या फ़ायदा होगा, तो इसकी यदि हम देखना चाहे, इसको हम मिटा के इसको हम इलेक्ट्रिकल इसका कनेक्शन करते हैं, तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। इस प्रकार से इसको हम कनेक्शन कर लिए यांत्रिक रूप से, यह दिखाने के लिए इस चित्र को हमने बनाया था। अब इसको इरेज कर दिया। अब इसको इलेक्ट्रिकली कैसे कनेक्शन करते हैं इसको अब देखते हैं। तो यहाँ पास हमारी हो जाएगी इस प्रकार से श्रेणी मोटर। तो श्रेणी मोटर इस प्रकार से बनाते हैं हम। यहाँ पास इसको आर्मेचर को लगा लिए, और ये लगा लिए इसके आर्मेचर को। तो ये हो गई हमारी श्रेणी मोटर हो गई। तो श्रेणी मोटर में जो है, तो हमने क्या किया, वोल्टेज को यहाँ पास अप्लाई कर दिया। ये धन सिरा और इसका ये ऋण सिरा ले लिया। श्रेणी मोटर में यदि हम कनेक्शन करते हैं तो हमको क्या फ़ायदे मिलते हैं। श्रेणी मोटर में जो इसकी धारा होगी, सप्लाई देने पर इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो धारा के प्रवाह से इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा और यह क्या करेगी, फ्लक्स उत्पन्न करेगी, तो इसमें स्पीड मिल जाएगी। अब इसकी जो स्पीड होगी तो वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है उसको हम देखते हैं। तो इसमें जो स्पीड होगी वो हमारी अनुक्रमणपाती होती है। किसके, यहाँ पास स्पीड जो होगी तो बैक ईएमएफ और फ्लक्स के अनुक्रमणपाती होती है। तो इसमें जो प्रवाहित धारा है तो श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा एक समान होती है, ना कि अलग अलग होती है। तो इसकी धारा एक समान है, तो जो धारा होती है वो अनुक्रमणपाती होती है। किसके, वह अनुक्रमणपाती होती है, हमारी फ्लक्स के अनुक्रमणपाती होती है। तो यहाँ पास धारा हमारी जब एक समान है तो फ्लक्स भी क्या रहेगी, एक समान रहेगी। तो फ्लक्स हमारा कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, फ्लक्स में हमारा कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो यहाँ पास जो फ्लक्स के व्युत्क्रमणपाती है तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो फिर उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड अपरिवर्तित रहेगी। स्पीड क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पास लिखते हैं अपरिवर्तित, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी वोल्टेज में क्या होता है।
सॉरी, ये जो मैं बताया थोड़ा यहाँ पास मिसमैच है। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। इसको हम स्पीड की देखें तो इसमें जो स्पीड होगी ना, तो वो बैक ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ माइनस IA और यहाँ पास RA/5 होता है। तो इसकी जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, धारा तो एक समान होगी, तो धारा यहाँ पास एक समान होगी, लेकिन यहाँ पास फ़िलहाल हम पहले वोल्टेज पर फोकस करते हैं। तो वोल्टेज यहाँ पास क्या होता है, समांतर में जो वोल्टेज होता है ना, वो क्या होता है, समांतर में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पास जो वोल्टेज होगी, तो यहाँ पास मान लेते हैं कितना, 240 वोल्ट हमने दिया, तो समांतर में यहाँ 120 वोल्ट हमारा इसको मिलेगी और 120 वोल्ट हमारा किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। तो सीधा सा हमको दिख रहा कि 240 में 120 वोल्ट इसको और 120 वोल्ट इसको मिल रही, मतलब वोल्टेज डिवाइड हो चुकी है, कुल मिला के आधा हो गई। तो यहाँ पास वोल्टेज क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ पास वोल्टेज जो है तो आधी हो गई, भी वोल्टेज आधी हो गई, तो हमारी स्पीड जो है तो किसके अनुक्रमानुपाती है, सीधे ही वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती है। वोल्टेज हो चुकी है आधी, तो फिर हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो श्रेणी क्रम में हम संयोजित करते हैं तो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, स्पीड आधी हो जाती है। अब इसको हम टार्क को देखते हैं, तो टार्क इसमें क्या होगा, स्पीड इसमें आधी हो जाएगी, तो इसको आपको याद रखना है, स्पीड क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्या, इसकी गति आधी हो जाती है। अब इसमें आपको टार्क देखना है, तो टार्क का क्या रिलेशन होता है, तो इसमें जो टार्क होगा, तो टार्क आपका, तो यहाँ पास टार्क होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो टार्क होता है फाई और एन, सॉरी, जो टार्क होता है वो क्या होता है, टार्क यहाँ पास होता है आई के अनुक्रमानुपाती होता है। टार्क जो है तो आई के अनुक्रमानुपाती होगा। सीरीज मोटर में आई स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, शंट मोटर में आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सीरीज मोटर में जो टार्क होता है वो आई के प्रोपोर्शनल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पास क्या हुआ, तो यहाँ पास हुआ ए कि धारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, धारा एक समान गति से आ रही, तो इसकी धारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वोल्टेज में परिवर्तन हुआ, वो आधा हो गई, धारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसकी टार्क में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह धारा क्या है, अपरिवर्तित है, इसलिए टार्क भी क्या होगा, अपरिवर्तित होगा, अपरिवर्तित होगा। तो इसमें जो टार्क है तो क्या होगा, टार्क क्या होगा, अपरिवर्तित होगा, लेकिन गति आधी हो जाएगी। यह श्रेणी मोटर में हमको देखने को मिलता है। अब आते हैं हम समांतर में हमको क्या देखने को मिलता है, तो समांतर में हम यहाँ पास हम समांतर परिपथ को बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा समांतर परिपथ। समांतर परिपथ में हम आर्मेचर को लगाते हैं और यहाँ पास हम दूसरे आर्मेचर को लगाते हैं। इसके साथ में शंट जुड़ा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, वो हाइड किए हुए हैं, अर्थात चित्र में हम दर्शाए नहीं हैं। बाकी शंट भी इसमें लगा हुआ है, ठीक है। शंट मोटर का कनेक्शन तो आप जानते हैं, इसके यहाँ पास शंट लगा है, इसके यहाँ पास शंट लगा है। तो यहाँ पास आर्मेचर बस मैंने दर्शाया हूँ, यहाँ पास शंट को नहीं दर्शाया हूँ। तो शंट को दर्शा देते हैं। यह सीरीज मोटर हमने लिया हूँ, तो सीरीज मोटर के जो यहाँ पास फील्ड होगी, तो फील्ड हमारी यहाँ पास होगी। शंट यहाँ पास जो बताया यहाँ पास नहीं होगा, सीरीज मोटर में यहाँ पास होगी। सीरीज मोटर लिया, हमको लगा कि मैंने समांतर लिया इसलिए वहाँ पास बता दिया था। सीरीज मोटर में यहाँ पास इस प्रकार से होगी। तो सीरीज मोटर में अब देखते हैं कि इसमें हमने वोल्टेज दिया तो क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, धारा इसमें प्रवाहित होगी।
अब इसमें सीरीज मोटर में क्या हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं, वोल्टेज एक समान होगी, वोल्टेज इसकी क्या होगी, एक समान होगी। अब इसमें धारा जो है, तो धारा क्या होगी, 1/2 हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो धारा इसमें क्या होती है, धारा बंट जाती है, दो भागों में बंट जाती है। तो इसकी हम स्पीड को देखें पहले, तो इसकी स्पीड किसके अनुपाती होती है, तो यहाँ पास EB/φ इसके अनुपाती हो गई। अब EB का मान क्या है, यहाँ पास वोल्टेज IA RA, आर्मेचर करेंट, आर्मेचर प्रतिरोध बाय फ्लक्स, ये हो गया फ्लक्स। तो इसकी जो स्पीड होगी तो फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होगी। वोल्टेज एक समान है, वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं। हम देखेंगे किसको, यहाँ पास देखेंगे हम फ्लक्स को देखेंगे। तो इसकी जो धारा है, तो धारा क्या हो रही, 1/2 हो रही, मतलब दो शाखाओं में डिवाइड हो रही। तो जो धारा होती है वो किसके अनुपाती होती है, धारा हमारी फ्लक्स के अनुपाती होती है। तो धारा इसमें दो शाखा में डिवाइड हो गई, मतलब आधी हो गई। तो धारा आधी हो गई, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पास फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो समांतर में फ्लक्स हमने आधा कर दिया। तो यहाँ पास फ्लक्स जब आधा हो गया तो इसको देखेंगे कि स्पीड क्या होगी, स्पीड यहाँ पास दोगुनी हो जाएगी, स्पीड दोगुनी हो जाएगी। चूँकि जो हमारी यहाँ पास स्पीड है किसके अनुपाती है, 1/, इसके अनुपाती है। यह हो चुकी है दोगुनी, आधी हो चुकी है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पास स्पीड दुगनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम समांतर में यदि क्या करते हैं, समांतर में यदि हम इसको जोड़ते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। अब हम देखते हैं टार्क। तो इसके टार्क में क्या होगा, तो टार्क जो होता है, तो आर्मेचर का जो श्रेणी का टार्क होता है तो वो क्या होता है, I², ये टार्क होता है। तो यहाँ पास आर्मेचर जो यहाँ पास जो धारा है, तो धारा क्या हो चुकी है, 1/2 हो चुकी है, आधी हो चुकी है। तो इसको हम टार्क को यदि निकालना चाहें तो आर्मेचर टार्क यहाँ पास होगा I²/2 हो जाएगा। तो यहाँ पास इस पूरे के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पास I² होगा और 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो हमको जो फाइनली आर्मेचर टार्क देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा I² क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो जो आर्मेचर टार्क होता है समांतर में वो 1/4 हो गया, आप देख रहे हैं बटे में है। तो आर्मेचर टार्क 1/4 हो गया समांतर में। श्रेणी में क्या है, श्रेणी में वह अपरिवर्तित है, टार्क की बात कर रहा हूँ, श्रेणी में अपरिवर्तित है। और समांतर में क्या हो गया, हमारा 1/4 हो गया। स्पीड की बात करें तो स्पीड इसमें श्रेणी में आधी हो गई, यहाँ पास स्पीड क्या हो गई, स्पीड आधी हो गई, स्पीड आधी हो गई। परंतु समांतर में क्या हो गया, समांतर में स्पीड दुगनी हो गई। यहाँ पास 1/2 हमने 2 लिखा था, तो स्पीड क्या हो गई, यहाँ पास दुगनी हो गई। तो ये हो गई स्पीड दुगनी। तो श्रेणी में गति नियंत्रण करने से हमको ये फ़ायदा होता है और समांतर में गति नियंत्रण करने से हमको ये फ़ायदा होता है। तो आपको यह चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में याद रखना है कि ये चीज़ें इसमें होती हैं। तो सीरीज पैरेलल स्पीड कंट्रोल की जो सीरीज मोटर में हमने विधि देखा, तो यह विधि इन पूरी चीज़ों में देखने को मिलती है। तो आप इसको याद रखिएगा। जब इसकी स्पीड 1/4 हो गई, क्या इसकी जब स्पीड इसका जो टार्क 1/4 हो गया, तो इसको 1/4 जब इसका टार्क हो गया तो फिर इसको स्पीड को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्पीड यह क्या हो गया, 4 गुना हो गया। जब इसकी टार्क को 1/4 आप बोल रहे हैं तो फिर इसकी स्पीड को 4 गुना भी आप बोल सकते हैं। तो इसको 2 गुना ना बोल के आप 4 गुना भी बोलेंगे तब भी यह सही है, तब भी यह क्या है, सही है। तो इस तरीके से इसको आप बोल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरा टॉपिक, अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा, इसको आप नोट कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे।
अब जो हम आगे पढ़ते हैं तो आगे हम क्या पढ़ते हैं, आप हमको ये बताएं कि जो हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं। AC से हम DC में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें किस चीज़ की यूज करते हैं, और DC से AC में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम किस चीज़ का यूज करते हैं। आपको पता है? चलिए, पता होगा तो रिवीजन हो जाएगा और नहीं पता होगा तो आपको पता हो जाएगा। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड में तो जो हमारा AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए हम युक्ति यूज करते हैं वह होती है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर AC से DC में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। यदि यही चीज़ हम बोले यहाँ पास AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, रेक्टिफायर की यूज करते हैं। यदि हम DC से AC में यूज करें तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन्वर्टर का। किसके यूज करते हैं, इन्वर्टर की यूज करते हैं। तो यह पूरा हमारा क्या चीज़ है, यह एक इलेक्ट्रिकल कंपाउंड है। कैसा है, यह एक इलेक्ट्रिकल कंपाउंड है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, पूरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। यदि हम इसको मैकेनिकल में बोलें तो फिर हमारा मैकेनिकल में क्या होता है इसमें, तो मैकेनिकल में जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर होता है तो वो कम्यूटेटर क्या करता है, यहाँ पास कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर यदि हम जो जनित्र में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जनित्र में, जनित्र के आर्मेचर में जो AC उत्पन्न होती है, आर्मेचर में जो AC उत्पन्न होती है तो उस AC को किस में परिवर्तित करता है, DC में परिवर्तित करता है। कौन करता है, कम्यूटेटर। यहाँ पास DC में परिवर्तित करता है तो वो कौन करता है, कम्यूटेटर। तो वहाँ पास हम क्या बोले थे, मैकेनिकल रेक्टिफायर बोले थे। क्या बोले थे, मैकेनिकल रेक्टिफायर बोले थे। तो यहाँ पास हम लिखे थे मैकेनिकल रेक्टिफायर बोले थे। अब हम जब DC को AC में कन्वर्ट कराना चाहेंगे, जो हमारी मोटर होती है, तो मोटर में हम क्या करते हैं, DC सप्लाई देते हैं उसके कम्यूटेटर में। तो कम्यूटेटर उस DC सप्लाई को उसके आर्मेचर में AC में कन्वर्ट कर देता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो हम DC सप्लाई दिए मोटर को और उसके आर्मेचर में क्या कर दिया, AC में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम मैकेनिकल इन्वर्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इन्वर्टर बोलेंगे। मैकेनिकल, उसको मैकेनिकल इन्वर्टर बोलेंगे। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, यह बहुत महत्वपूर्ण ये शब्द हमने बोला हूँ, ये शब्द पूरे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को आप कंठस्थ कर लीजिए। एक बार फिर से बता दे रहा कि जब हम AC से DC में इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड में यूज करते हैं, वह ट्रांजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, कैपेसिटर हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं उनसे हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड बोलते हैं। और वह होता है जो AC से DC में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर होता है। यदि हम DC से AC में कन्वर्ट कर रहे हैं, वह इन्वर्टर होता है। ओके, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक थी, अब हम मैकेनिकल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली नहीं मैकेनिकली कर रहे हैं, तो फिर उसको हम मैकेनिकली बोलेंगे। तो जो कम्यूटेटर होता है, तो जनरेटर में क्या करता था, जनरेटर में जो AC उत्पन्न होती थी आर्मेचर में, उस AC को बाहरी कम्यूटेटर, बाहरी परिपथ DC में परिवर्तित करता था, वो कम्यूटेटर था। उसको हम बोले थे मैकेनिकल रेक्टिफायर बोले थे। अब वही DC यदि हम मोटर में देना चाहें, मोटर में जब हम देना चाहें DC को, तो फिर हम DC सप्लाई देते हैं मोटर को, और वह मोटर का जो कम्यूटेटर होता है वह DC को AC में परिवर्तित कर देता है, तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में परिवर्तित करता है, लेकिन यहाँ पास कम्यूटेटर कर रहा, तो उसको हम मैकेनिकल इन्वर्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इन्वर्टर बोलेंगे। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है, इस चीज़ को
आपको। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये कम्यूटेटर का छोटा सा एक टॉपिक था। इसके बाद कम्यूटेटर के बाद हम अगला जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो यह टॉपिक होगा कि यदि हमको डीसी मोटर की गति को क्या करना है, फॉरवर्ड और रिवर्स करना है, परिवर्तित करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे मोटर की गति को हम परिवर्तित करेंगे, उल्टा करेंगे, सीधा करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो हम इसको कैसे करते हैं, आप तो सीधे सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो कनेक्शन उसके क्या कर देंगे, उल्टे कर देंगे, सप्लाई सोर्स के कनेक्शन को उल्टे कर देंगे, तो वह हमारी गति जो है तो उल्टी हो जाएगी। तो ऐसी गलती आप करेंगे तो समझ लीजिए आपका तो खैर नहीं, सिलेक्शन आपका तो होना है ही नहीं, ऐसी गलती आप किए तो फिर आपको गलती को कैसे सुधारना है ये देखिए। तो यह गलती कभी भी मत कीजिएगा कि आप सप्लाई सोर्स को परिवर्तित कर देंगे तो वह मोटर की गति परिवर्तित हो जाएगी, ये गलती नहीं करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पास डीसी मोटर की दिशा डायरेक्शन परिवर्तित करना, दिशा परिवर्तित करना। डीसी मोटर की दिशा को हम कैसे परिवर्तित करेंगे उसको हम देखेंगे। तो डीसी मोटर की दिशा को परिवर्तित करने के लिए ये हो गई हमारी क्या, मोटर हो गई। कौन सी मोटर, मैंने यहाँ पास एक शंट मोटर ले लिया, यहाँ पास मैंने एक शंट मोटर ले लिया, उसकी सप्लाई हमने यहाँ पास दिया, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पास हमने वोल्टेज को दे दिया। अब इसकी दिशा कैसी है, इसकी दिशा माना कि कुछ क्षण के लिए इसकी दिशा कैसी है, इसकी दिशा इस प्रकार से घूम रही है मोटर। इसमें सप्लाई देने से धारा प्रवाहित हुई, यहाँ भी धारा प्रवाहित हुई, यहाँ भी धारा प्रवाहित हुई, ये आई या सेच हुई शंट में, और ये आई ए प्रवाहित हुई, आई आर्मेचर में धारा प्रवाहित हुई। तो इसकी दिशा को हमको क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को क्या करना है, हमारे डायरेक्शन को हमको रिवर्स करना है, दिशा को रिवर्स करना है। तो क्या करना पड़ेगा, आप सप्लाई सोर्स को चेंज कर देंगे तो हो जाएगी, नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है। तो फिर आपको करना क्या है, इसमें आपको दो शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें, दो शर्तें होती हैं। इसकी गति को आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो इसके आर्मेचर को क्या करेंगे, आर्मेचर की कनेक्शन को आप सीधे ही उल्टा कर देंगे, तो इसकी गति परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी गति परिवर्तित हो जाएगी। और या तो फिर आप यह नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसके फील्ड के कनेक्शन को आप उल्टा कर दीजिए, तो फिर इसकी गति चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। आपको याद यह रखना है कि एक टाइम में किसी एक ही चीज़ को यहाँ पास परिवर्तित करना है। आप यदि ऐसा करते हैं कि आर्मेचर को भी उसी टाइम में परिवर्तित करते हैं जिस टाइम में आप फील्ड को करते हैं, तो फिर आपके मोटर की दिशा परिवर्तित होने वाली नहीं है। इस तरह में बिल्कुल नहीं होगा। तो आप एक समय में किसी एक को ही परिवर्तित करेंगे तो वह परिवर्तित होगी। तो यहाँ पास क्या है, आर्मेचर को परिवर्तित करें या फिर और तथा एवं, इन शब्दों का यूज हम नहीं किए हैं। किसका यूज किए हैं, या मतलब आप तो चाहे पहले को या तो दूसरे को, तो कोई एक को करेंगे, या का मतलब। तो आर्मेचर को परिवर्तित करें, आर्मेचर की धारा को परिवर्तित करें, टर्मिनल को, कनेक्शन को, कुछ भी लिखें। तो मैंने यहाँ पास आर्मेचर को परिवर्तित करें लिख दिया।
या फिर दूसरा हो गया फील्ड को परिवर्तित करें। ठीक है, तो आपकी क्या होगी, यहाँ पास दिशा परिवर्तित हो जाएगी। आपकी दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पास से आपको कट कर देना है और क्या कर देना है, इस वाले को आपको यहाँ पास कर देना है और क्या करना है, इस वाले को आपको यहाँ पास कर देना है। तो ये आर्मेचर की करंट हो जाएगी और घूमने की दिशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, उल्टी साइड में घूमने लगेगी। आप ऐसा कर देंगे तो आपकी मोटर घूमने लगेगी। या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कैसा कर सकते हैं, आप या फिर इस तरीके से कर सकते हैं कि मोटर ये हो गई आपकी, ये हो गया आर्मेचर। तो ये हो गई आपकी सप्लाई, यहाँ से आपने वोल्टेज दिया प्लस और ये माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो इसके फील्ड की दिशा हमने क्या किया, परिवर्तित किया। इसमें धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी और यहाँ से मिलने वाली धारा हमारे यहाँ आ जाएगी, ऐसी होगी, ऐसे। तो यहाँ पास हमने फील्ड को परिवर्तित किया और यहाँ पास हमने आर्मेचर को परिवर्तित किया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पहले वाले में हमने फील्ड को परिवर्तित किया और दूसरे वाले में हमने किसको किया, आर्मेचर को, सॉरी, पहले वाले में हमने आर्मेचर को, दूसरी वाले में हमने फील्ड को परिवर्तित किया। इस प्रकार से आप करके मोटर की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। आपको करना क्या नहीं है, सप्लाई, आप सोचें कि इस मोटर को हमने यहाँ पास सीधा आर्मेचर को लगा दिया था और यहाँ पास हमने फील्ड को लगा दिया था और इसके सप्लाई को मैं क्या कर दूं, परिवर्तित कर दूं। यहाँ पास पहले हम शुरू में धन चलाए थे और ऋण चलाए थे, तो मोटर की दिशा हमारी ऐसी थी। अब सोच रहा हूँ मैं कि इसको हम क्या कर दें कि यहाँ पास हम नेगेटिव कर देते हैं, यहाँ पास पॉजिटिव कर देते हैं और इस मोटर की घूमने की दिशा को मैं ऐसे कर दूं। तो इस प्रकार से मोटर हमारी नहीं घूमेगी। यह मेथड क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से हमको नहीं करना है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। ओके, तो ऐसे में मोटर की दिशा को आपको डायरेक्शन को परिवर्तित करना है। अब आगे जो हम देखने वाले हैं तो वो देखेंगे विद्युत ब्रेकिंग। क्या, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ये क्या होती है, विद्युत अवरोधन क्या होता है, विद्युतीय अवरोधन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग क्या होती है, इन चीज़ को अब हम देखने वाले हैं। बाकी वीडियो सभी को क्लियर दिख रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो अब हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को देखेंगे कि कैसी काम करती है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। तो यह ब्रेकिंग होता क्या है, इसको हम पहले समझेंगे कि ब्रेकिंग होता क्या है। आप तो नाम सुने होंगे कि जो गाड़ी होती है, बाइक हो गई, कोई भी गाड़ी हो गई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, साइकिल भी हो गई आपकी ना, उसमें भी हम ब्रेक यूज करते हैं, गुटके वगैरह लगा के यूज़ करते हैं। अब तो डिस्क ब्रेक आने लगा, साइकिल में, बाइक में, रेंजर साइकिल, रेंजर बाइसिकल, हर प्रकार की चीज़ों में आने लगा। तो यह जो आप साइकिल में, गाड़ी में, बाइक में जो भी ब्रेक देखते हैं, ब्रेकिंग देखते हैं, ब्रेक देखते हैं, यह सब मैकेनिकल होता है। साइकिल में आप ऐसे ऐसे दबाए होंगे, हाथ से करते हैं, मैकेनिकल ब्रेक लगाते हैं आप, तो यह मैकेनिकल ब्रेक है। तो फिर हम यहाँ पास इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की क्यों चर्चा की है, मेरा टॉपिक इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग क्यों है आज का, ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग विद्युतीय अवरोधन
इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। तो फिर हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की क्यों चर्चा कर रहे हैं जब हर जगह हमारी मैकेनिकल ब्रेकिंग यूज़ की जा रही है। तो देखिए, इसका यूज़ करने का अलग अलग क्या है, पर्पज़ है। हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जो यूज़ करते हैं मोटरों में, तो मोटर के अंदर तो हम गुटका ब्रेक ये सब लगाएंगे नहीं, तो उसमें हमको इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ही यूज़ करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल तरीके से हमको सोचना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिकल तरीके से हम सोचेंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे बहुत सारी फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं? उसमें ना तो गुटका लगने वाला, ना तो वायर लगने वाला, और ना तो हमको खच खच जैसे दबाने वाला सिस्टम रहेगा। उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, तो उसमें हम स्मूथ तरीके से, आसानी से, बगैर घर्षण के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें हम ब्रेकिंग कर सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा है। और दूसरा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होता है मैकेनिकल ब्रेकिंग की तुलना में काफ़ी दक्ष होता है, एफिशिएंट होता है, और उसमें हमको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सीधा सा, हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का यूज इसलिए करते हैं चूँकि उस विधि में, इलेक्ट्रिकल विधि में काफ़ी दक्ष हमको मिलता है, काफ़ी दक्षता उसकी अच्छी मिलती है, और वह स्मूथ होता है, उसको करना आसान होता है। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को करना आसान होता है, इजली होता है, इसीलिए हम उसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल विधि का हम मोटरों में। तो इलेक्ट्रिकल विधि जो होती है ब्रेकिंग की, वो कितने तरीके से होती है, कितने प्रकार की होती है। तो पहले हमको प्रकार के बारे में देखना होगा कि कितने प्रकार से हमारी इलेक्ट्रिकल विधि होती है। तो यहाँ पास हम इलेक्ट्रिकल विधि की प्रकार की हम बात कर लेते हैं। तो जो पहली प्रकार होती है तो हमारी होती है रिओस्टेट। कौन सी विधि होती है? रिओस्टेट ब्रेकिंग, या तो फिर आप इसी को क्या बोलते हैं, या तो फिर आप इसी को बोलते हैं डायनेमिक। हिंदी में बोलें तो परिवर्ती या गतिजन तो यह विधि होती है हमारी पहली विधि। जो दूसरी विधि होती है, तो आपकी जो दूसरी विधि है वो होगी यहाँ पास प्लगिंग विधि। कौन होगी? प्लगिंग ब्रेकिंग को ही क्या बोलते हैं? करंट रिवर्स, उसी को हम बोलेंगे करंट रिवर्स ब्रेकिंग। प्लगिंग को प्लगिंग ही हम बोलते हैं इंग्लिश में, और करंट रिवर्स को धारा उल्टी अवरोधन, उल्टा अवरोधन ऐसे कह सकते हैं इसको, रिवर्स को। और जो तीसरी होती है रीजनरेटिव रीजनरेटिंग ब्रेकिंग। रीजनरेटिव को क्या बोलते हैं? पुनर्जनन ब्रेकिंग। तो यह तीन प्रकार से हमारी जो विधि होती है, तो मोटर में हम इन विधियों का यूज करते हैं। तो हम तीनों विधि को क्रमशः एक एक तरीके आसानी से समझेंगे और बहुत मज़े से समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं रिओस्टेट ब्रेकिंग या डायनेमिक ब्रेकिंग को, या तो इसी को हिंदी में बोले तो परिवर्ती या गतिजन अवरोधन विधि। तो हम इस पहले
इन विधि को लेते हैं, फिर इसको लेंगे प्लगिंग ब्रेकिंग को, करंट रिवर्स ब्रेकिंग, और फिर लेंगे हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग को लेंगे। तो हम पहले लेते हैं रिओस्टेट विधि को, इसको हम इरेज करते हैं। अब इसमें रिओस्टेट ब्रेकिंग में हम कैसे करते हैं इसकी ब्रेकिंग, तो यहाँ पास इस ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक शंट मोटर को बनाते हैं। शंट मोटर की ब्रेकिंग को हम इसमें देखते हैं। ये हो गया हमारा आर्मेचर, और यहाँ से हम क्या दिए, इसकी सप्लाई दिए। इसको थोड़ा हम और बड़ा बनाते हैं, और बड़ा लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा बढ़िया। ये हो गया हमारा आर्मेचर। यहाँ से हमने क्या दिया, इसको वोल्टेज दिया, ये धन हो गया और ये ऋण हो गया। यहाँ से क्या हुई, धारा प्रवाहित हुई, ओके। और यहाँ से क्या हुई, धारा प्रवाहित हुई, यहाँ भी धारा प्रवाहित हुई। कौन सी धारा प्रवाहित हुई, ISH, आई धारा प्रवाहित हुई। अब यहाँ क्या होगा, आर्मेचर होगा। आर्मेचर में हमने वोल्टेज दिया, तो इसको क्या हुई, यहाँ पास वोल्टेज आ गई, और इसमें धारा भी प्रवाहित होगी, तो आर्मेचर में IA धारा आ गई। आर्मेचर में IA धारा आ गई। अब इस मोटर में क्या होती है, बैक EMF होती है। तो इस जो मेन वोल्टेज है, इस मेन वोल्टेज के विपरीत होती है, बैक EMF होती है, और मान में भी कम होती है। तो यहाँ पास जो बैक EMF होगी वो क्या होगी, इसके मेन वोल्टेज के विपरीत होगी, और उसके परिणामी में क्या होगी, कम होगी। उसकी तुलना में इसका जो वैल्यू होगा कम होगा। तो ये हमारी बैक EMF हो गई। इसमें इस प्रकार से हमारी मोटर है, और इसमें क्या हो रही, धारा प्रवाहित हो रही। तो इसमें जब हमको धारा का मान निकालना होगा, तो हमको वोल्टेज दिया है, और इस आर्मेचर का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो RA क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पास वोल्टेज और हम रेजिस्टेंस से क्या कर सकते हैं, इसकी धारा को हम निकाल सकते हैं, शंट की धारा को हम निकाल सकते हैं। अब यह मोटर कैसी है, हमारी रनिंग अवस्था में चल रही है, रनिंग अवस्था में चल रही है। अब इस मोटर को हमको कुछ काम पड़ने पर, कुछ ज़रूरत पड़ने पर हमको क्या करना है, बंद करना है, बंद करना है, और उसको हमको रोकना है। तो उसको हम पकड़ के जाके इसे पकड़ नहीं लेंगे, उसके साफ्ट को की रुक जाएगी, हाथ हो तोड़ ताड़ के वो फेंक फूंक देगी, ऐसे नहीं करना है। और ना तो उसको पिलास पेचकस वगैरह बड़ी मोटर में निपटा देगी वो खासा। तो इसको हम इलेक्ट्रिकल विधि से इसको हम रोकेंगे, ना कि अपनी दैहिक शक्ति लगा के उसको हम रोकेंगे। इलेक्ट्रिकल विधि से हम कैसे रोकेंगे, तो ये मोटर हमारी रनिंग अवस्था में चल रही है, अब इसको हमको रोकना है। तो रोकने के लिए सबसे पहले तो हम इसके सप्लाई को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इसके आर्मेचर की सप्लाई को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। आर्मेचर की सप्लाई से हम कट कर देंगे, यानी कनेक्शन जाके वहाँ जोड़ने तोड़ने लगे। ऐसे सिस्टम हम अरेंजमेंट बनाते हैं कि एक ही स्विच दाबेंगे तो आर्मेचर की सप्लाई कट तो कट। अब आर्मेचर की सप्लाई क्या हो गई, कट हो गई। फिर भी गतिज ऊर्जा के कारण यह मोटर अभी हमारी कौन सी दिशा में घूम रही, यह मोटर हमारी कुछ इस दिशा में घूम रही है। अब मोटर की हम सप्लाई, जब आर्मेचर की सप्लाई को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बावजूद भी इस आर्मेचर में गतिज ऊर्जा होने के कारण यह क्या करेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। आप साइकिल के पहिए को एक बार पैडल मार के घुमा दीजिए ना, उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है और वो घूमते रहती है। ठीक उसी प्रकार से मोटर हमारी घूम रही थी रनिंग अवस्था में, उसके आर्मेचर की हम सप्लाई को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बावजूद भी गतिज ऊर्जा के कारण यह घूम रही है। ओके, आप तो यह जानते हैं ना कि ये जो हमारी बैक EMF है तो क्या करती है, मेन पोल की फ्लक्स का विरोध करती है और आर्मेचर के कंडक्टर में हमारी उत्पन्न करती है EMF, जो बैक EMF होती है, जो मेन वोल्टेज से क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है। तो यह बैक EMF है जो यांत्रिक ऊर्जा में हमारी कन्वर्ट कर रही थी, वो बैक EMF ही थी, उत्पन्न हो रही थी, यह बैक EMF ही है।
तो बैक ईएमएफ होने के कारण इसमें क्या हो रही, फील्ड में तो मेन सप्लाई के कारण धारा प्रवाहित हो रही, लेकिन आर्मेचर में अब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, लेकिन फील्ड में तो हमारी धारा मिल रही है, फील्ड में फ्लक्स बन रहा है। अब इस बैक ईएमएफ के कारण क्या हो रही, यह आर्मेचर घूम रही है और इस बैक ईएमएफ के कारण ही इस आर्मेचर में क्या हो रही, यहाँ पास देखेंगे हम तो इस आर्मेचर में भी हमारी क्या हो रही, धारा प्रवाहित हो रही। चूँकि धारा प्रवाहित इसलिए हो रही कि इसमें जो अंदर इसके बैक ईएमएफ है एक प्रकार की ईएमएफ उत्पन्न कर रहा है जनरेटर की भांति, लेकिन दिक्कत यही है कि वोल्टेज की बैक उल्टी दिशा में थी, लेकिन ईएमएफ तो उत्पन्न कर रहा ना। यहाँ तो इसको चुंबकीय क्षेत्र मिला है मेन सप्लाई से, चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर कंडक्टर गतिज ऊर्जा के कारण घूम रहा है, और आप जानते हैं फैराडे तो ही नियम दिए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोई आर्मेचर कंडक्टर घूमेगा तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगी, ईएमएफ उत्पन्न होगी। तो यहाँ पास हमने क्या किया, एक प्रतिरोध लगा दिया भैया, और इसमें क्या किया मैंने, प्रतिरोध लगाकर यहाँ पास हमने इसकी सप्लाई को कुछ इस प्रकार से दे दिया, तो यहाँ एक इसका बंद परिपथ हो गया जिससे धारा प्रवाहित हो रही, धारा इसमें भी प्रवाहित होने लगी। आप देखिए यहाँ कहीं से कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी गतिज ऊर्जा के कारण घूम रहा था, और इसकी हम कनेक्शन को एक पूर्ण सर्किट बना दिए, परिपथ बना दिए, बंद परिपथ बना दिए, इसमें भी धारा प्रवाहित हो रहा, तो धारा प्रवाहित होगी ही, स्वाभाविक है। तो मैंने देखा शुरू में इसकी धारा की दिशा कुछ यहाँ से आ रही थी तो इस प्रकार से थी, लेकिन आपको याद होगा जनरेटर में तो जो धारा की दिशा हम बताए थे तो यहाँ से धारा क्या हो रही थी, निकल रही थी। तो यह धारा क्या करेगी, निकलेगी इधर से। तो धारा जब इधर से निकलेगी तो यह जिस दिशा में घूम रही थी उसके विपरीत दिशा में धारा निकल रही, तो उसके विपरीत दिशा में वह घूमने के लिए टार्क उत्पन्न करेगी। क्या करेगी, टार्क उत्पन्न करेगी, घूमने के लिए टार्क उत्पन्न करेगी। धारा प्रवाहित हुई तो टार्क उत्पन्न करेगी। तो धारा प्रवाहित हुई तो उसके ऐसी दिशा में घूम रही थी मोटर गतिज ऊर्जा के कारण, अब उसके विपरीत दिशा में धारा मिलने लगी बैक ईएमएफ के कारण, तो उसके विपरीत दिशा में घूमने के लिए टार्क उत्पन्न करेगी। तो टार्क जब उत्पन्न करेगी तो मोटर उसके विपरीत दिशा में घूमने लगेगी। लेकिन कोई मोटर जब घूम रही है इस दिशा में हमारी ऐसे ऐसे घूम रही है, तो जब इसके विपरीत दिशा में ऐसे खचाक से ऐसे घूमने के लिए ऐसे घूमना चाहेगी तो एक तो ऐसी इसकी स्थिति आएगी कि जब यह इस दिशा में घूम रही तो अपनी पूरी गति को रोकेगी और जीरो होगी, उसके बाद ही इसके विपरीत दिशा में घूमेगी। तो जैसे यहाँ पास जीरो हुई थी उसी समय हम क्या कर देंगे, उसी समय इस विधि को इसको हम क्या कर देंगे, प्रतिरोध को पूरा बढ़ाकर उसकी धारा के मान को हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, और वहाँ पास मोटर रुक जाएगी। तो इस प्रकार से हम मोटर को रोक देते हैं। यहाँ पास इसकी समीकरण से एक चीज़ को और हम देखते हैं कि हमको एक चीज़ क्या देखने को मिलता है। तो इसकी धारा हम कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। धारा यहाँ पास हमको धारा निकालने के लिए वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज हम दे दिए थे, वोल्टेज हमको मिल गया था। आर्मेचर यहाँ पास क्या मिल गया था, हम आर्मेचर इसको रजिस्टेंस मिल गया था। लेकिन आर्मेचर रजिस्टेंस के अलावा हम इस धारा को नियंत्रित करने के लिए एक अलग से यहाँ पास हम रजिस्टेंस लगाए हैं जिसका नाम हम RT दिए हैं। तो उस रजिस्टेंस को भी हम यहाँ पास क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उस रजिस्टेंस को भी ऐड कर दिए। अब दोनों रजिस्टेंस को हम लेकर इस धारा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पास हम वोल्टेज नहीं, यहाँ पास हम बैक ईएमएफ को लेंगे। किसको लेंगे, यहाँ पास वोल्टेज नहीं, हम बैक ईएमएफ को लेंगे। तो यहाँ पास हम धारा को निकालने के लिए वोल्टेज नहीं बैक ईएमएफ को लेंगे। यहाँ पास हम बैक ईएमएफ को लेंगे, चूँकि बैक ईएमएफ भी क्या कर रही है, हमारी धारा को वोल्टेज ईएमएफ ही करती है ना, बैक ईएमएफ ही। तो भले ही वोल्टेज से थोड़ा कम मान हो उसका, लेकिन बैक ईएमएफ भी एक प्रकार से वोल्टेज ही है। तो यहाँ पास हम इसको ले लिए बैक ईएमएफ को। तो बैक ईएमएफ होता क्या है, EB अनुक्रमानुपाती किसके होता है, फाई N के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके होता है, फाई N के स्पीड और फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है हमारा बैक ईएमएफ। ओके, अब यहाँ पास ये हमारा हो गया बैक ईएमएफ। अब जो टार्क होगा तो यहाँ पास कौन, आर्मेचर टार्क नहीं,
यहाँ पास ब्रेकिंग टार्क यूज कर रहे हैं, तो ब्रेकिंग टार्क हम यहाँ ए नहीं बल्कि बी लिखेंगे। आर्मेचर टार्क जो है तो ब्रेकिंग रहेगा, तो ब्रेकिंग टार्क लिखेंगे, ना कि आर्मेचर टार्क यहाँ पास नाम देंगे, ब्रेकिंग टार्क रहेगा। अब ब्रेकिंग टार्क किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो शंट मोटर है तो सीधे ही धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। सीरीज होता तब हम स्क्वायर लगाते हैं, लेकिन सीरीज नहीं है तो यहाँ पास शंट है तो हम सीधे ही किसके लिखेंगे, धारा के अनुक्रमानुपाती लिखेंगे। तो अब हम यहाँ आई तो यहाँ पास हम आई धारा के जगह हम आई का मान लिख सकते हैं, धारा के जगह हम आई का मान लिख सकते हैं। तो ये धारा के जगह इसका हम आई का मान लिख देंगे। तो ई बी बराबर हो जाएगा आर ए प्लस आर टी हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। अब ई बी का हम मान रख देंगे हमारा यहाँ पास ई बी का मान हम रख देंगे, और यहाँ जो टार्क होगा ना तो टार्क फाई आई के अनुक्रमानुपाती होगा टार्क। मैं फाई को लिखना भूल गया, तो फाई आई के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पास हम आई की जगह क्या लिखेंगे, ई बी की जगह क्या लिखेंगे, ई बी का हम मान लिखेंगे, ये ई बी का मान है। तो यहाँ पास ब्रेकिंग टार्क अनुक्रमानुपाती ई बी की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पास फाई ई बी होगा। अब ई बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ई बी का मान लिखेंगे फाई एन लिखेंगे। तो यहाँ पास फाई एन और एक ये वाला हो गया फाई, और इसका मान लिखेंगे हम फाई, यहाँ पास फाई एन और ये एन, और यहाँ पास होगा हमारा रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस और आर टी जो हमने बाहर से एक अलग रेजिस्टेंस लगाया। तो यहाँ पास फाई स्क्वायर हो जाएगा, गुणा होगा तो ये हो गया फाई स्क्वायर। लेकिन हमको जो फाइनली देखने को मिला तो वो मिला हमारा टार्क जो है तो ये क्या है, स्पीड के अनुक्रमानुपाती है। तो हमको यहाँ पास इस सूत्र से यही निकालना था कि जो ब्रेकिंग टार्क होता है, ब्रेकिंग जो टार्क होता है वो स्पीड के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। स्पीड के क्या होता है, जो ब्रेकिंग टार्क होता है तो स्पीड के अनुक्रमानुपाती होता है। इस फार्मूले को आज आप ना भी याद रखें, लेकिन इतनी सी बात याद रखें कि जो यहाँ पास रिहोस्टेड ब्रेकिंग टार्क है, डायनेमिक ब्रेकिंग टार्क है, तो वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, यहाँ पास ब्रेकिंग टार्क स्पीड के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फिर हम इसको रिहोस्टेड लगा दिए तो इसको हम रिहोस्टेड विधि बोल दिए, यहाँ पास रिहोस्टेड लगा दिए तो हमको इसको रिहोस्टेड बोल दिए। तो फिर डायनेमिक बोलने का क्या तात्पर्य था यहाँ पास, तो डायनेमिक बोलने का यहाँ पास तात्पर्य यह था कि यह क्या कर रहा है, ईएमएफ उत्पन्न कर रहा है। जो बैक ईएमएफ है, ईएमएफ उत्पन्न कर रहा, तो वो एक प्रकार का डायनेमिक का कार्य कर रहा है। इसीलिए यहाँ पास इसको हम डायनेमिक ब्रेकिंग भी बोलते हैं, और रिहोस्टेड लगा रहे हैं इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिहोस्टेड ब्रेकिंग बोलेंगे। तो रिहोस्टेड ब्रेकिंग या डायनेमिक ब्रेकिंग बोलने का यहाँ पास तात्पर्य ही था कि इन दोनों चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके हम इसका यूज कर रहे हैं, इसलिए इसी के नाम पर हम इस विधि का नाम दे दिए। तो आपको यह पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यह क्या बैक ईएमएफ के जनरेटर के एक्शन प्रकार कर रहा है, ये तो वही पूरी चीज़ है, ये तो आपको पूरा बता दिए। बैक ईएमएफ के एक्शन प्रकार कर रहा है तो इसको बैक ईएमएफ एक्शन बोल सकते हैं। तो इतनी चीज़ आपको इसमें याद रखनी होती है। अब इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पास इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप नोट्स बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज की वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी फिर, है ना। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और सभी को धन्यवाद दीजिए। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स अभी तक आपको बने रहने के लिए मेरे वीडियो में। ओके।